हेलो टू वेलकम माय यूट्यूब चैनल विद्या प्रभा। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स। सेल्स के बारे में कुछ टॉपिक्स को कल हमने कवर कर लिया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसके अगला फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए सेल्स के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। मानव में छोटी कोशिका क्या होती है? अगर पूछेगा कि सिर्फ मानव पूछेगा, ओवरऑल किसी अदर चीज में नहीं, अगर सिर्फ मानव में पूछेगा तो सबसे छोटी कोशिका पुरुषों की या मेल की स्पर्म की कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम में होती है, मतलब अंडाणु के, फीमेल के अंडाणु की जो सेल्स होती हैं वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका, अगर देखिए लंबी और बड़ी में डिफरेंट होता है। ट्रेन क्या है? ट्रेन बड़ी नहीं है, ट्रेन लंबी है। कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार बड़ा नहीं है, कुतुब मीनार लंबा है। तो ये डिफरेंट होता है बड़ी और लंबी में। अगर मानव में सबसे लंबी पूछेगा तो हमारे ब्रेन मतलब न्यूरॉन की सेल्स होती हैं, ये सबसे लंबी होती हैं और विभाजन रहित भी होती हैं। मतलब जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सिर्फ 10% भाग में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण सिर्फ 10% भाग में ही सेल का डिवीजन होता है और अदर पार्ट 90% भाग में न्यूरॉन में सेल का डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि सर में मत मारो, कहते हैं हाथ पैर में कहीं भी मार लो, पर सेल में बच्चों को या बड़ों को किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मार दिए ना तो वहां की जो सेल्स होती हैं वो डेड हो गई अगर, तो उनका रिकवर हो पाना बहुत ही प्रॉब्लम होता है रिकवर होने में, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि पेट का, हाथ का घाव जल्दी बढ़ता है, सर का घाव जल्दी नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वहां पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसी कारण ब्रेन में कैंसर भी कम होता है। मतलब न्यूरॉन का जो 90% भाग है उसमें कैंसर नहीं होता है, सिर्फ 10% भाग में ही कैंसर होता है, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन होता है। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं कि सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है, तो न्यूरॉन में होता है। और सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? मतलब सबसे स्लो तो न्यूरॉन में हो गया, सबसे तेज अगर पूछेगा कि कोशिका का विभाजन कहाँ होता है तो लीवर में होता है। जो हमारा लीवर होता है यहाँ पे सबसे तेजी से सेल का डिवीजन होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी को चाकू वाकू मारना है तो पेट में मारो, लीवर में मारो। क्यों मारो वहां पे? क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन जल्दी होगा, वहां पे जल्दी रिकवर हो जाएगा, घाव जल्दी भर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कहीं मारना है, गोली मारनी है तो पेट में मारो, लीवर में, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन जल्दी होता है। ब्रेन में नहीं मारना चाहिए क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल हर चीज का अगर देखा जाएगा तो उसमें पूछेगा, मानव का नहीं, सिर्फ पूछेगा सबसे छोटी कोशिका, तो माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स, कितने प्रकार के होते हैं सेल? तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो अविकसित होते हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। उसमें सेंट्रोसोम, रिक्तिका, एसीआर, आरईआर, माइक्रोकार्डिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, न्यूक्लियस, आनुवंशिक लक्षण सब पाए जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण रूप से विकसित। जैसे एनिमल सेल्स हो गए, प्लांट के सेल्स हो गए, ये सब क्या है? पूर्ण रूप से विकसित है, इसमें सब कुछ पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक ये अविकसित होते हैं, जैसे नीले हरे शैवाल। ये नीले हरे जो शैवाल है ये इसमें क्या होते हैं? ये अविकसित होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, वो भी खुले हुए में
रहता है, इसके न्यूक्लियस के बाहर जो आवरण होता है, जो कवर होता है, जो एनवेलप होता है, वो नहीं होता है, जिससे कहीं घूमते रहते हैं, होता ही नहीं है उसमें। और नो एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में एनवेलप नहीं होते हैं, वो खुले रूप में होते हैं। इसमें डीएनए, राइबोसोम, सेल वॉल और जीव द्रव्य होते हैं। प्रोकैरियोटिक में डीएनए, राइबोसोम, सेल वॉल, जीव द्रव्य होते हैं। और यूकैरियोटिक में सब होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, रिक्तिका, सेंट्रोसोम सभी होते हैं, इसीलिए तो इसको विकसित कहा जाता है। और अविकसित होते हैं प्रोकैरियोटिक। आपने देखा होगा जो शैवाल्स होते हैं या फिर जो कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पाए नहीं जाते, इसलिए एनर्जी नहीं होती, जहां पड़े हैं वहीं पड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ही नहीं है, ग्लूकोज ही नहीं होता है, तो उसमें एनर्जी होती ही नहीं है, इसीलिए पड़े रहते हैं ऐसे ही। इसीलिए इनको अविकसित कहा जाता है। ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो इसके आगे हम कोशिका द्रव्य के जो अंग है इनके बारे में हम जानेंगे। कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम, रिक्तिका, एससीआर, केंद्रक, आरईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, कोशिका द्रव्य, ये सब हमारे कोशिका के अंदर होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में, मतलब पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं कोशिका के अंदर, और एनिमल्स में क्या होते हैं, और प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आइए तो जानते हैं कोशिका के सबसे बाहर क्या होता है। कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। ये प्लांट हो या एनिमल सेल्स दोनों में होती है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप किस में सब्जी लेते हैं? एक थैले में लेते हैं, थैले के अंदर सब अपनी सब्जी डालते हैं, आलू कद्दू जो भी आपने लिया है सब डालते हैं, उसके बाहर एक थैली लेते हैं, तो थैली के अंदर सब रखते हैं ना। तो वैसे ही ये जो सब चीजें हैं, सेंट्रोसोम, केंद्र, ये सब थैली के अंदर है। ये थैली के समान एक संरचना होती है, जो आवरण होता है, इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्रोटीन की बनी होती है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। अब कोशिका भित्ति कहते हैं सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट में ही होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये तो एक झिल्ली हुई, एक आवरण हुआ, एक एनवेलप हुआ, तो वो कोशिका झिल्ली हो गई। जब दोहरी झिल्ली हुई, मतलब जब डबल लेयर होती है, तो उसको कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे आपने सब्जी लेने गए तो आपने आलू लिया, प्याज लिया, लहसुन जो भी लिया, उसमें एक थैली लगा देता है दुकान वाला। जब आप कद्दू लेने जाते हैं या तरबूज लेने जाते हैं तो आपको एक पन्नी में देता है? नहीं देता है। क्यों? क्योंकि एक पन्नी फट जाएगी, सामान तो भारी है आपका, तो वो क्या करता है, दो पन्नी लगा देता है, डबल लेयर, क्योंकि वो भारी है। ठीक उसी प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे प्लांट है वो भारी है या तो वो बड़ी चीजें हैं, तो उसके लिए आपको डबल लेयर लगा देता है। डबल लेयर लगाने से आपको फटती नहीं है, गिरती नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जो प्लांट होते हैं उनके बाहर जो आवरण होता है वो डबल लेयर लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो गिरेंगी नहीं। जब डबल लेयर हुआ तो प्लांट, जब एक लेयर हुआ तो एनिमल हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट हुआ तो सेल वॉल। इतना समझ आ गया आपको? चलिए हम आगे जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज बनता है, जिसके कारण आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आप इतना काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है। आपको थकान महसूस हो रही है, पानी पी लिया, ग्लूकोज ले लिया, तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो किसके अंदर बनता है ग्लूकोज? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन, जब आप श्वसन करते हैं तो श्वसन क्रिया में आपकी ऑक्सीजन क्या जाती है? अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन को ब्लड में कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन में जो O2 था वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ब्लड में पहुंचा, और ब्लड में ही सेल्स होते हैं, सेल्स के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलती है, जिससे 38 एटीपी का 38 निर्माण होता है। मतलब 38 एटीपी बनते हैं,
जिसके कारण हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, मतलब ग्लूकोज बनता है, जिसके कारण हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप काम करते हो तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मैं एक टीचर्स हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत कहाँ पड़ रही है, मेरे मुंह में पड़ रही है सबसे ज्यादा। कोई इंसान रनिंग करता है तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत कहाँ पड़ रही है, शरीर में, सर में, कहाँ पे, पैर में। तो जैसे एक ही जगह एक ही पार्ट्स का आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो वहां पे ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा पड़ती है, एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी जो एनर्जी है यहाँ भी बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया तो हाथ में भी है, पैर में भी है, पेट में भी है, सर में भी है, हर जगह है। तो हर जगह एनर्जी बन रही है, पर हमको एनर्जी की जरूरत कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ मुंह में है एनर्जी की जरूरत। तो हमारे अदर जगह की एनर्जी को हमारे मुंह तक कौन ला रहा है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कार ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। जिस पार्ट में, जिस जगह में आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, वहां अदर जगह से वो ला के एनर्जी को आपके उस जगह को देता है, जिससे आप ज्यादा वर्क कर सकते हैं। तो ऊर्जा का ट्रांसफर गोल्जी बॉडी, ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आगे पढ़ते हैं। रिक्तिका, वैक्यूल्स, रिक्तिका को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं रसधानी। रसधानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रसों का स्टोर किया जाता है। रसों मतलब जैसे H2O, पानी, लिक्विड फॉर्म का स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसको H2O का स्टोर कहते हैं, जल का स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको रसधानी करते हैं। जैसे आप पानी पीते हैं, हमारा जो शरीर है वो 70% जल का बना होता है ना, जल है हमारे शरीर के अंदर, तो वो जल क्या है, पेट में ही है। इतना बड़ा लीवर और हमारा पेट है कि इतना पानी को स्टोर कर लेगा, नहीं, हमारे पूरे बॉडी में पानी है। तो पूरे बॉडी में जो सेल्स है वो वहां पे पानी होती है, और किस जगह पे होती है, वो वैक्यूल्स भी होती है। कोशिका के अंदर वैक्यूल्स होता है जहाँ पे पानी का स्टोर होता है। अब आगे चलते हैं सेंट्रोसोम। इसके पहले मैंने पढ़ाया था ना कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का कार्य करता है। सेंट्रोसोम में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन का कार्य करता है। ये 90% न्यूरॉन और 10% ग्लियल सेल में सेल डिवीजन होता है। जो हमारा सेंट्रोसोम है, हमारा जो ब्रेन है, वहां पे सेल डिवीजन हो, सेंट्रोसोम के कारण ये सेल डिवीजन होता है। और ब्रेन में सबसे कम सेंट्रोसोम पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन है वो 90% न्यूरॉन का बना है ब्रेन, और 10% गीलियर सेल में ही सेंट्रोसोम होते हैं। इसी कारण जो हमारे ब्रेन में कैंसर जो होते हैं वो गीलियर सेल में ही होते हैं, क्योंकि सिर्फ गीलियर सेल में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है, अदर जगह पे नहीं पाया जाता है ब्रेन में। नेक्स्ट आते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको कहते हैं NER। ये 2 टाइप्स के होते हैं, SER और RER, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें क्या होता है, वो चिकने होते हैं, इसी कारण उसमें फैट का निर्माण होता है। और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वो रफ होते हैं उनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिससे कारण ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देखिए जो सेंट्रोसोम था, सेल डिवीजन मैंने बताया था आपको, सेल डिवीजन होता है, इसका पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जब सेल डिवीजन के कारण ही तो निर्माण होता है, ऐसा नहीं कि टूट गया, दो एक कोशिका को तोड़ देंगे 2 कोशिका, नहीं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का पुनर्निर्माण जो करता है वो सेल डिवीजन ही करता है, सेंट्रोसोम के कारण होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है। कुछ लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कोशिका के अंदर कोई भी पार्ट्स हो गए, जैसे सेंट्रोसोम, रिक्तिका, अगर घायल हो गए या मर गए तो इसका अपघटन करना जरूरी है, क्योंकि इसमें सड़े ऐसे पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे।
तो इसीलिए इसका अपघटन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसके अंदर की जो सफाई होती है, कोई मरने न पाए, इसका मेंटेनेंस जो देखता है, जो मेंटेनेंस का कार्य करता है, वो कौन करता है, लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम ही नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, जैसे आपने किसी को मारा, किसी को तेजी से मारा, वहां का लाइसोसोम ही मर गया, तो जो अगल बगल के जो सेल्स थी, जो घायल हो गई या जो मर गए, उनको रिकवर कौन करेगा, भाई लाइसोसोम ही मर गया, वहां का जो उसका जो मेंटेनेंस देखता था। तो क्या करेंगे, अगल बगल की जो सेल्स होती हैं, जो वो जाएंगी वहां पे थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम को देंगी, इससे कारण लाइसोसोम क्या करेगा, फिर वहां का मेंटेनेंस करके सब कुछ ठीक ठाक कर देता है, इसीलिए मेंटेनेंस करता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। इसके अंदर जो कुछ भी अगर जैसे डेड हुई, कुछ खराब हुआ, तो उसको क्या करता है, इसका अपघटन कर देता है। और आरबीसी होता है, जो आरबीसी 120 दिन का होता है, और आरबीसी में लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होगा तो आरबीसी कहाँ खत्म होगी भाई, वो सड़ी ऐसे ब्लड में पड़ी रहेगी। इसीलिए लाइसोसोम नहीं होता है तो आरबीसी कहाँ जाती है, स्प्लीन में, स्प्लीन में जाके रहती है आरबीसी। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। 120 दिन में आरबीसी कहाँ जाएगी, स्प्लीन में जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं उनका निर्माण करता है, और इसमें 70S और 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में होते हैं, और जो 80S होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। 80S है तो ये बड़ी हुई, 70S है तो ये छोटी हुई, छोटी हुई तो ये प्लांट में पाई जाएगी, सॉरी प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, केंद्रक, न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की थी, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसको ब्रेन ऑफ द सेल्स कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये इसमें क्रोमोसोम, डीएनए, आरए आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, इसमें आरएनए, डीएनए, जीन, इन सब होते हैं। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि कोशिका का सारा जो कंट्रोल होता है वो ये केंद्रक ही करता है, ये बीच में होता है, और इसके चारों ओर एक आवरण होता है, और इसमें एक लिक्विड फॉर्म भी भरा होता है। जैसे कोशिका बाहर हुई तो कोशिका द्रव, अंदर के जो द्रव्य उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। वही है नेक्स्ट पॉइंट, जीव द्रव। जीव द्रव क्या होता है, 80% जल का होता है। इसमें 80% जल होता है, और ये कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो लिक्विड फॉर्म भरे होते हैं, जिसके कारण ये आपस में हिलते जुलते भिड़ते नहीं है, वरना सब आपस में एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। इसलिए इनको एक जगह पे फिक्स किया रहता है, कौन, जीव द्रव किया रहता है। ऐसे सेम केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है, जो केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम है, उनको फिक्स किया रहता है एक जगह पे। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक फिनिश। अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का जो टॉपिक है कोशिका यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का जल्द ही आने वाला है, उसको अगर आप देखने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।